नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी से डरा हुआ चुनाव आयोग क्या क्या कर गुजर रहा है, ये खुद चुनाव आयोग को नहीं पता। ऐसे ऐसे नियम निकाल ले रहा है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ये नियम निकाले क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। पोस्टल बैलेट को लेकर एक नया फार्मूला बिहार में आ गया और पूरे देश में ये चर्चा शुरू हो गई कि अभी कितना और डरना बाकी है। उधर जैन जी के प्रकोप ने सरकार को डरा दिया है, कपकपा दिया है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी का भ्रष्टाचार वैसे ही चर्चा का विषय बना था, लेकिन परीक्षाओं के मामले पे हजारों लाखों बच्चे गुस्से से भर गए और हजारों लोग सड़कों पे निकल आए। सरकार उल्टी खड़ी हो गई। लद्दाख के जैन जी के प्रदर्शन ने वैसी कपकपी चढ़ा दी। सोनम वांगचुक जिन्हें इतने अवार्ड मिले, उनके एनजीओ के लिए विदेशी फंडिंग रोक दी गई। कह दिया गया कि ये गलत तरीके से ली जा रही है। यानी सरकार को आंदोलन के बाद पता चला। सरकार के इस दमन का नतीजा क्या होगा, ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। उधर योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने बगावत कर दी है। तमाम मुद्दों पर अभय दुबे जी से बातचीत की है। बहुत शानदार बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा क्या सामने आया? सरकार रोज बैकफुट पर नजर आ रही है। एक के बाद एक बेतुके बयान जारी हो रहे हैं, कभी विपक्ष से, कभी सरकार की तरफ से भी। चुनाव आयोग जो पल पल बदल रहा है, राहुल गांधी की बात को मानकर कुछ कुछ संशोधन शुरू कर रहा है, उसने और कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। नियम आ रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। पोस्टल बैलेट को लेकर आज सुबह से फिर ये कहा गया कि बिहार में एक नियम बदला गया पोस्टल बैलेट को, लेकिन वो नियम क्या है चुनाव आयोग के ट्वीट से भी क्लियर नहीं हो रहा है। यानी कि एक के बाद एक बदलाव कर रहा है चुनाव आयोग। और शायद ये राहुल गांधी का या जैन जी के आंदोलनों का नतीजा है। डर गया है चुनाव आयोग कि जिस तरह से यूथ एक के बाद एक निकल रहे हैं। उत्तराखंड में परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर जिस तरह हजारों नौजवान निकले हैं, उत्तराखंड की सरकार के पसीने आ गए। उल्टी खड़ी हो गई पुष्कर सिंह धामी की सरकार, जो अब तक कई बार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में रहती थी। तो शायद चुनाव आयोग के भी लग रहा है कि जैन जी कहीं उन पर धावा ना बोले, उन पर उनकी नीतियों पे धावा ना बोले, इसलिए एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन इतने कंफ्यूजन वाले बदलाव में किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या लग रहा है अभय जी कि वाकई में इन जैन जी ने, इन जनता के गुस्से ने, राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे ने पूरा सीन बदल दिया है देश की राजनीति का, और क्या कहां तक ये जाएगा? चुनाव आयोग असल में ये दिखाना चाहता है कि उसे इस बात की बड़ी चिंता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ठीक है, अच्छी बात है। विपक्ष की चेतावनियों, विपक्ष की आलोचना के बाद भी अगर चुनाव आयोग ये मान गया है कि उसको कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए, कुछ स्पेशल एफर्ट लगाते हुए उसे दिखना चाहिए, तो ये स्वागत योग्य है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नए आदेश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, नए तौर तरीके जारी किए जा रहे हैं, उससे समस्या हल होने की बजाय और ज्यादा उलझ रही हो। क्योंकि अभी पोस्टल डाक के मतपत्रों के बारे में जो एक अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया नया नियम पढ़ा है, तो कम से कम मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है मेरी अंग्रेजी कमजोर हो, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है मेरी अंग्रेजी कि मैं उसको ना समझ पाऊं। तो समझ में नहीं आता। अभी तक जब भी चुनाव मतगणना होती है तो मैं किसी न किसी टीवी चैनल के ऊपर बहुत सुबह से जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे साथ और भी पत्रकार बैठ जाते हैं और हम लोग जब तक चुनाव मतगणना चलती रहती है, आखिर में चुनाव परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक वहीं रहते हैं और उसकी तरह तरह की समीक्षाएं करते रहते हैं। वोटिंग का व्यवहार क्या है, सब इसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। कौन पार्टी क्यों जीत रही है, क्यों हार रही है, इसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। मोटे तौर पर अभी तक समझ ये थी कि मतगणना की शुरुआत होती है डाक के मतों से, डाक द्वारा प्राप्त मतों से। और ये माना जाता था कि पहले आधे घंटे से पौन घंटे के बीच में जितने मतपत्र होंगे डाक से आए हुए, उन सबकी गिनती हो जाएगी और उनके आंकड़े हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जितने मतपत्र होंगे, कम से कम मतलब 1 घंटा गुजर जाने के बाद जो रुझान आएंगे, वो रुझान हम लोग मानते थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रुझान है। और इसके हिसाब से हम लोग अपने हिसाब किताब लगाते थे। अब जैसा कि टीवी चैनल के एंकरों में बहुत ज्यादा जोश और उत्साह होता है, अगर मतपत्रों के रुझानों में भी कोई थोड़ा आगे बढ़ गया
तो बिल्कुल वो कूद-कूद के वो लोग बड़े उत्साह में बताते हैं कि वो पार्टी आगे निकल गई, ये पार्टी पीछे हो गई, वगैरह-वगैरह इस तरह की बात करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 2015 के बिहार चुनाव में, मैं एबीपी चैनल में था और जो डाक के मतपत्र थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई। तो वहां पे इस तरह का माहौल बन गया कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ही जाएगी। और तो और भारतीय जनता पार्टी के बिहार स्थित दफ्तरों में लड्डू भी बंटने लगे। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलनी शुरू हुई, बिल्कुल बाजी पलट गई और भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार गई। अच्छा, तो ये एक घटना हुई। इस घटना के बाद से हम लोग और पार्टी और चैनलों के एंकर भी अलर्ट हो गए कि वो डाक के मतपत्रों के रुझान के आधार पर कतई ये घोषणा न करें कि चुनाव में जीत हार हो सकती है या एक निर्णायक किस्म के रुझान है। इसलिए वो डाक के मतपत्रों पे जोश खरोश तो दिखाते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते रहते हैं कि ये डाक के मतपत्र हैं, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। हम सब लोग भी कहते हैं कि भाई अभी इसमें कोई जोश में आने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस पर टिप्पणी तक करने से इनकार कर देता हूं। मैं तो कहता हूं कि जब 12 बजे के करीब रुझान आएंगे, उन उन रुझानों पे 11:30-12 बजे करीब रुझान आएंगे, उन रुझानों के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। अब तो ये स्थिति है। अब चुनाव आयोग इसमें कह रहा है कि वैसे तो आमतौर पर मतपत्रों की डाक के मतपत्रों की गिनती ईवीएम से होने वाली गिनती के पहले सब पूरी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो पाए तो अब हम इस बात की गारंटी करेंगे कि जो अंतिम से पहला वाला ईवीएम का जो गिनती का गणना चक्र होता है, उस गणना चक्र से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि डाक के मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाए। अब देखिए, जो अंतिम से पहला वाला मतपत्र, जो पेनल्टीमेट या जो चक्र होता है, गणना चक्र होता है, वो तो बहुत देर में, कभी-कभी बहुत समय हो जाता है, तब कहीं जाके सामने आता है। तो ये बात समझ से बाहर है कि वो क्यों इस तरह की बात लिख रहे हैं, क्यों इस तरह की भाषा लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद फिर से उनकी तरफ से कोई सफाई आएगी और वो इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, कब तक सफाई आएगी? उधर कर्नाटक में सीआईडी जो जांच में प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं, शायद इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट भी आई है कि 100 सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया वोट कटवाने में। और जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो इशारा कर रही है कि ये सारे सिम कार्ड की लोकेशन एक ही जगह थी, यानी कोई एक जगह बैठ के ऑपरेट कर रहा था वोट काटने का अभियान। ये तो कहा ही था राहुल गांधी ने। राहुल अब ये गांधी कहा ने जो इंदिरा भवन में अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ, संजय जी, यही तो कहा था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कहना यही था कि इंदिरा भवन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये कोई सेंट्रलाइज टीम है, एक टीम है जो एक जगह बैठ कर ये सारा काम कर रही है। और वो एक ऐप के जरिए, किसी ऐप के जरिए, जिस ऐप को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो एक बूथ की जो मतदाता सूची है उसमें पहला नाम उठा लेती है। वो ऐप जो है वो पहला नाम उठा लेता है और उस पहले नाम के जरिए ही वहां पर जो मतपत्र, जो वोट काटे जाने हैं, उनकी अर्जियां फाइल की जाती हैं ऑनलाइन, उसी व्यक्ति द्वारा, उसी के फोन नंबर द्वारा फाइल की जाती है, उस नाम के जरिए फाइल की जाती है। और उस व्यक्ति के नाम से कुछ सिम वगैरह ले लिए जाते हैं दूसरी जगहों पर जहां पे वो लोग बैठे हुए हैं, और उन सिमों का इस्तेमाल होता है उस काम को करने में, जबकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि मेरे नाम से ये हो रहा है। तो राहुल गांधी मेरा तो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि भाई, कर्नाटक की सीआईडी ने आपसे ये सवाल पूछे हैं, इनका पूरा पता बता दीजिए। उसके बाद कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी आपको खत लिखा, कई खत लिखे, उनको बता दीजिए पूरा पता। ना तो आप सीआईडी को बता रहे हैं, ना कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी को बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है और आप उसको बचा रहे हैं। यही तो राहुल गांधी का कहना है। मेरा कहना है जी कि देश में इंटेलिजेंस आईबी नाम का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। देश में साइबर सेल का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र में मतदान से ज्यादा, मतगणना से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। पहली चीज है जो लोकतंत्र की आत्मा होती है, बुनियाद होती है। अगर ये बात सामने आ रही है कि 100 सिम का इस्तेमाल हुआ, एक जगह बैठ के किए गए,
तो क्यों नहीं रॉ तो चलो विदेश मामले में देती है, लेकिन आईबी, बाकी इंटेलिजेंस के लोग, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, या जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन सुरक्षा एजेंसी हो सकती हैं, इमीडिएटली उसकी टीम बनाकर ये काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे मामलों के स्वतः संज्ञान लेता है। इससे सेंसिटिव मुद्दा पूरे देश में दूसरा कौन सा है? आपकी सरकार चुनने जाने का मतलब ही क्या है? अगर इस तरह 100 सिम कार्डों से एक जगह बैठ के ऑपरेट हो जाएगा, कल को 1000 सिम कार्ड से भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके कहना चाहिए, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर इसकी जांच करे, क्योंकि सीआईडी पूछती रहेगी कर्नाटक की, और भारत सरकार के अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो जवाब नहीं दिया जाएगा। हर चीज का रास्ता यही नहीं होता कि जैन जी निकले सड़कों पे और कहें कि हमें ईमानदारी भरी सरकार चाहिए, वोट चोरी वाली सरकार नहीं चाहिए, वोट चोर गद्दी छोड़। पर उत्तराखंड में जैसे नारे लगे डिग्री चोर गद्दी छोड़, तो इस तरह के हर चीज का इलाज जैन जी नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट कहे। या क्या आपको क्या लगता है कैसी चीजों को सामने आएगी? भाई, जिस वक्त राहुल गांधी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 अगस्त को, तो उसी वक्त चुनाव आयोग को चाहिए था कि उसे फौरन अपने किसी एक केंद्रीय चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम बना देनी चाहिए थी कि जो उसकी पूरे मसले की जांच करती है। कहती है कि विपक्ष के नेता विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं, हम इन आरोपों की जांच करके जो कुछ भी नतीजा निकलेगा उसे पब्लिक डोमेन में रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। तो वो चुनाव आयोग की इस तत्परता के लिए उसकी प्रशंसा होती। ये तो उन्होंने किया नहीं, वो धमकियां देने लगे, अगर आप हलफनामा दो वरना इतने दिन में माफी मांगो वगैरह, ये सब उन्होंने नाटकबाजी शुरू कर दी। जब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, उसमें उन्होंने और भी ज्यादा ठोस प्रमाण दिए कि भाई वोट काटने के लिए ये हथकंडेबाजी हो रही है, ये एक डिजिटल फ्रॉड है। इसके बाद तो चुनाव आयोग को हर कीमत पर जो प्रमुख जांच एजेंसी है, जो सरकार द्वारा उसे मुहैया कराई गई है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी जांच एजेंसी हो जो उसके लिए उपलब्ध है, उस जांच एजेंसी को ये काम सौंप देना चाहिए था। वो जांच एजेंसी एक एसआईटी, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित कर सकती थी, जिसके अंदर एक साइबर एक्सपर्ट होता और बाकी और कुछ लोग होते, और वो लोग पता लगा लेते कि आखिरकार कौन से बदमाश लोग हैं, कौन से डिजिटल फ्रॉडस्टर हैं जो कहीं बैठे हुए ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो तब होता जबकि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करना चाहता। चुनाव आयोग तो ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो अब वो इसकी जांच तो करवा नहीं रहा है, पता लगाने की कोई कोशिश कर नहीं रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर ये दिखा रहा है चुनाव आयोग कि वो चुनाव प्रक्रिया को बेहतर करने में उसकी दिलचस्पी कितनी है। असली बात अब आपने जैन जी का सवाल उठाया, तो जैन जी, मैं भी नहीं चाहता कि जैन जी कभी सड़क पे निकले और वो हालत हो जैसी कि नेपाल में हालत हुई। मैं किसी कीमत पे नहीं चाहता, और ना मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा जिससे कि जैन जी के लोगों को नाराजगी हो। जहां कहीं किसी के मन में अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि उसे शांति रखनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को करना चाहिए। लेकिन जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना और मांग करने से किसी के सत्ताधारियों के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, तो लोगों को गुस्सा आता ही आता है। अब लद्दाख में जो हुआ, जहां पर जैनजी के लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, 5000 नौजवान इकट्ठे हो गए, वो गुस्से में थे, उन्होंने भाजपा का दफ्तर फूंक दिया। उसके बाद गोली चली, कर्फ्यू लगा, 4 लोग मारे गए वगैरह वगैरह, काफी कुछ हुआ। तो सोनम वांगचुक ने क्या कहा? सोनम वांगचुक ने कहा कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन की विफलता है। अगर वो सफल हो गया होता या सरकार ने ठीक से बातचीत शुरू कर दी होती तो ये नहीं होता। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब तक लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जब वो हिंसा करने लगते हैं या अपने साथ स्वयं हिंसा कर लेते, कभी कभी लोग गुस्से में आत्मदाह कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब देश की महिला पहलवानों ने, जो कि पदक जीतने वाली वीरांगनाएं थी हमारे देश की, उन्होंने जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लंबे अरसे तक धरना दिया, कुछ नहीं सुनी गई उनकी। उनको पुलिस ने वहां खींचा करोड़ा। आप सोचिए, अगर कोई महिला पहलवान क्रोध, आवेश में, क्षोभ में भरकर कुछ अनहोनी कर लेती, तब सरकार को सुनना पड़ता, तब क्या होता?
यहाँ तो दिक्कत ये है कि ये सरकार इस किस्म की है, अगर मान लो इस तरह की घटना हो भी जाती तो फौरन कहती है कि इसके पीछे कोई साजिश है, उस साजिश करने वाले को ढूंढो, उसको पकड़ो, बजाय इसके कि अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखे, जनता के सामने क्षमा याचना करे कि भाई हमसे गलती हो गई, हम दूसरे कामों में उलझे हुए थे, अब हम इसकी ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा ना करके ये नई तिकड़म करना शुरू कर देती है। अब लद्दाख में जो हुआ उसका कांग्रेस के दरवाजे में ठीकरा फोड़ दिया कि कांग्रेस ने भड़काया इन लोगों को। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई कांग्रेस का तो इतना जनाधार ही नहीं है कि 5,000 लोगों को जमा कर ले। तो ये अच्छा, दूसरी बात, अब सोनम वांगचुक इनको हिंदुस्तान का हर पुरस्कार और तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, न जाने कितने पेटेंट उनके नाम है। उन्होंने पर्यावरण के लिए इतना काम किया है, अब उनको पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है। नहीं, मजे की बात यह है कि अभय जी की अब खबर आई है कि उनके एनजीओ का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ये कहा गया है कि विदेशी फंड है, एफसीआरए, हाँ एफसीआरए बंद कर दिया गया कि विदेशी फंड, यानी सरकार को अभी तक नहीं पता था। लद्दाख में आंदोलन हो गया, जैन जी सड़कों पर आ गए, तो सरकार को लगा कि ये एनजीओ विदेशी फंडिंग ले रहा है। क्या सरकार ये इस कदम से उन लोगों को डराना चाहती है जो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाते हैं? जैसे पहलगाम वाले मामले हमारे से बंद किया गया। देखिए, एनजीओ की विदेशी फंडिंग बंद करने का कदम अपने आप में दमनकारी कदम होता है। देखिए, एनजीओ का मतलब क्या है? वो गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन है, इसका मतलब है उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं से एक आर्थिक मदद आएगी। ये एनजीओ कल्चर है बिल्कुल पूरा का पूरा। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक जो एनजीओज हैं उनको विदेशी मदद नहीं मिलती है? उनको भी विदेशी मदद मिलती है। भारत सरकार स्वयं विदेशों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में विदेशी मुद्रा मंगवाती है। ये तो बेकार की बात है। ये दाब धौंस और दमनकारी किस्म की हरकत है। ये करके आप कहना क्या चाहते हैं? इसीलिए इस सरकार को कहा जाता है कि ये एक निर्वाचित निरंकुशता स्थापित करना चाहती है। सरकार चुन के आई है, लेकिन चुन के आने के बाद में पूरी तरीके से निरंकुश हो जाती है। अब राहुल गांधी साबित भी करना चाहते हैं कि चुनी भी गलत तरीके से गई है ये। और वो वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा जो है, वो नारा ये कहता भी है कि ये सरकार दरअसल वैध सरकार नहीं है, ये सरकार चुनी ही फर्जीवाड़े के तरीके से गई है। और ये चीज मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो वैधता है जनता की आंखों में, वही संदिग्ध हो जाती है। फिर लोगों की निगाह में आपका कोई सम्मान नहीं रहता। आप जब तक हैं सरकार में तब तक हैं, जरा इधर उधर आपका पैर फिसला, उसके बाद में लोग बिल्कुल आपको किनारे फेंक देते हैं। अच्छा, ये सरकारें ऐसी करती हैं। पड़ोस के पाकिस्तान को ले लीजिए, खबर आई है कि वहाँ के स्कूलों की किताबों में ये पढ़ाया गया है कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने गलत तरीके से आक्रमण किया, लेकिन हमने उनके 4 राफेल और बाकी कई फाइटर प्लेन मार गिराए। अब ये ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ ट्रंप कुछ ना कुछ राग छेड़ देते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की स्कूलों की किताब में भी आ जाता है। मैच खेल रहे हैं दोनों जने यहाँ पे। राजस्थान में क्या हुआ भाई? राजस्थान हाँ, में क्या हुआ? राजस्थान में इस बात को लेके कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने मैच खेला और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जयपुर में जबरदस्त रूप से लोगों का गुस्सा फूटा। राजस्थान में कई जगहों पर जय शाह के खिलाफ नारे लगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे। अच्छा, और ये जो मसला है पाकिस्तान से मैच खेलने का मसला, मैं आपको बताता हूं, इस मसले में तो ज्यादातर लोग वही ज्यादा सक्रिय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हाँ, बुरा नहीं बोला रहा है। बुरा सबसे ज्यादा उनको लगा है। वो कहते हैं कि ये सब पूरा फ्रॉड कर रहे हैं, आप फार्स कर रहे हैं पूरा, आप कि मैच तो खेल लेते हैं, उसके बाद हाथ में ना मिला के दिखाते हैं कि ऐसा कि आपने कोई बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शित कर दिया हो। इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मैच खेलना होता तो ठीक से खेलते, हाथ भी मिलाते, उसमें क्या दिक्कत थी? ये वरना खेलते ही नहीं। सब लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा पहले कर दी थी, भारत से पहले कर दी थी, जो भारत उसकी निंदा भी नहीं कर पाया, खंडन भी नहीं कर पाया, उस वक्त भी भाजपा समर्थकों की तरफ से ये सवाल उठा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और ये सवाल आज भी उनके दिमाग में है। उसके बाद ये लगातार दूसरी घटना है कि भाजपा समर्थकों के मन में सरकार सवाल उठाया। ये पिछले 11 साल में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पहली बार भाजपा समर्थक ये सोचने में मजबूर हुए हैं कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है, इसकी तर्क पद्धति क्या है, ऐसा ही क्यों करती है। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि
अलग अलग जगह पे इसकी निंदा अलग अलग रूप में हो रही है, और खासतौर से विदेश नीति की। सोनिया गांधी ने भी फिलिस्तीन की मुद्दे पर सरकार को घेरा है कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार तय नहीं कर पाती किसके संग खड़ी है, वो रूस के संग खड़ी है, यूक्रेन के संग खड़ी है, इजराइल के संग खड़ी है, फिलिस्तीन के संग खड़ी है। इतनी कंफ्यूजन क्यों है कि आप अपनी पॉलिसी फाइनल नहीं कर पा रहे हो किसके संग खड़े हो? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खासतौर से यूक्रेन और रूस के सवाल के ऊपर तो मोदी जी ने ऐसा गड़बड़ घोटाला किया है कि रूस से संबंध ठंडे पड़ गए। वरना इससे पहले रूस के साथ संबंधों में गर्माहट थी, ठंडक नहीं थी रूस के साथ संबंधों में। ये प्रधानमंत्री बनते ही वहां गए और उसके बाद ये जेलेंस्की के साथ में दोस्ती की पींगे बढ़ाने लगे, बिना ये सोचे हुए कि रूस से भारत के कितने पुराने संबंध हैं, संकट के समय में रूस ने कितना साथ दिया है और भारत की रक्षा सेनाओं के लिए रूस कितने बड़े पैमाने पर हाई टेक्नोलॉजी इनको प्रदान करता है। जैसे मान लो ब्रह्मोस मिसाइल है इनकी, है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को इन्होंने काफी दबाया बाद के समय में ऑपरेशन सिंदूर के। तो अब सब लोग जानते हैं कि उसमें रूसी टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है उसको बनाने में। आपकी राइफल है, नाम ही उस राइफल का कलाश्निकोव राइफल है, जो कि कलाश्निकोव नाम के एक रूसी हथियार निर्माता फौजी अफसर ने इजाद की थी राइफल। तो ये बताती है बात कि ये मोदी जी को उस वक्त लग रहा था जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने कि अब इन्हें कुछ इस तरह की गतिविधि करनी चाहिए जिससे ये इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, क्योंकि चौथी बार तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बिल्कुल तय हो गई थी बात, क्योंकि तीसरी बार में ही बहुमत खो दिया उन्होंने। तो कोई उनके सामने गारंटी नहीं थी इस बात की कि चौथी या पांचवी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो उन्होंने अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुरुआती इस अंदाज में की कि अब इन्हें विदेश नीति में कुछ इस तरह का चमत्कारी कदम उठाना होगा जिससे उनको विश्व शांति के रक्षक के तौर पर देख लिया जाए। और जैसे ही उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा वैसे ही उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और फिर तो क्या कहने हैं। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि रूस के साथ संबंधों को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया उन्होंने। ठीक कह रहे हैं कि वहां के संबंध बिगड़े और उसके बाद एक चीजें हमारी खराब होती चली गई। ट्रंप ने तो वैसी ही मुसीबत कर रखी है। इधर राहुल गांधी की राजनीति भी लगातार चर्चा में रहती है, वो अलग अलग काम करते रहते हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो उन्होंने उठाया ही, अब अचानक गुरुग्राम में पहुंच गए, वो दुकान पे बैठ के बात कर रहे हैं। ये जो राहुल का ये अचानक पहुंचना है, कहीं भटूरे खाने पहुंच जाएंगे, कहीं मैकेनिक की दुकानें पहुंच जाएंगे, जनता से ये कितना अट्रैक्ट करता है नेता के प्रति? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति जो है वो जनता से सीधे संपर्क की राजनीति है, जनता के निकट रहने की राजनीति है। वो चाहते हैं कि वो जनता से इतने फासले पर रहें कि जनता उन्हें छू सके और वो जनता को छू सके और जनता को छूने के जरिए जनता के मन को छू लें। अब वो कहीं जाते हैं, वहां पोहे बन रहे हैं तो वो बहुत बड़े भगोने में अपने पोहे रखे हुए हैं और राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं और पोहे निकाल के उनको खिला रहा है। ये तो मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी को ये करने के लिए तो एक पोहे की नकली दुकान लगानी पड़ेगी पहले। और वहां पे हाँ, और वहां पे भाई मोदी जी के लिए गुजरात में एक नकली स्कूल तक तैयार करना पड़ा था। नकली स्कूल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। तो वहां पे एक पोहे की दुकान का सेट लगाना पड़ेगा बकायदा, नकली दुकान तो नहीं कह सकता हूं मैं, उसका सेट लगाना पड़ेगा। फिर मोदी जी का जो पूरा उनकी गतिविधियों को शूट करने वाला, उसको डायरेक्शन देने वाला बंदा है, जो भी उनकी टीम है, वो सब टीम तय करेगी कि वो कैसे क्या करेगा, सब कुछ होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये है, राहुल गांधी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो मोची के पास जाएंगे, वो मखाना किसानों के पास जाएंगे, वो धान रोपती हुई स्त्रियों के बीच में जाएंगे, वो पोहा बेचने वाले के पास जाएंगे। तो राहुल गांधी की गतिविधियां इस किस्म की गतिविधियां हैं। देखिए, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, उस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो तो हम सब लोगों ने देखे हैं। वहां तो कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई सेट थोड़ा लगा हुआ है। मोदी जी, राहुल गांधी कोई सेट पे यात्रा तो ना कर रहे थे। सही बात है। हाँ, उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी, इतनी कड़ी सर्दी के अंदर वो केवल एक सफेद टी शर्ट पहने हुए थे, है? जिसके साथ चाह रहे थे बैठ रहे थे, जहां चाह रहे थे मिल रहे थे, जो कुछ कर रहे थे। जनता का आदमी है, जनता के बीच में है। राहुल गांधी की शैली ये है, मोदी जी की शैली ये होती है, इसमें सब चीजें पहले से तय होती हैं, पैकेज होता है, पहले प्री डिटरमाइंड होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं चीजें, ये सब इस तरीके से होगी। तो वो एक आखिरी सवाल अभय जी, उत्तर प्रदेश में जाति का मुद्दा बहुत तूल पकड़ता जा रहा है।
योगी सरकार ने ये आदेश दिया कि अब जातियों के प्रतीक चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे, थानों में जाति नहीं लिखी जाएगी अपराधी की, इस तरह के तरह के बयान थे। अखिलेश यादव ने कहा जाति तो हमारा सबसे सेंसिटिव इशू है, हमें तो जाति के आधार पर चिन्हित किया गया। और अब कमाल हो गया कि योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने बगावत कर दी। उन्हें ये यहाँ तक कह दिया कि भाई हम तो अदालत तक चले जाएंगे सरकार के फैसले के खिलाफ। ये तो बहुत ही गलत फैसला है। अपनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए बगावत, तो क्या जाति का मुद्दा बहुत उलझा रहा है बीजेपी को? नहीं उलझा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने योगी जी की इस बात के लिए सराहना की है। किसने भाजपा में किसने योगी जी की इस बात के लिए सराहना की है? भाई योगी जी एक पुराना अदालती आदेश निकाल के लाए, उसको झाड़ा पहुंचा और उसकी पर उन्होंने राजाज्ञा जारी कर दी। किसने सराहना की है योगी जी के आदेश की? योगी जी ने किससे पूछ के आदेश जारी किया है? अगर उन्होंने किसी से पूछ के आदेश नहीं जारी किया, अपने मन से अपनी बुद्धि से आदेश जारी किया है, तो कहीं ना कहीं से तो उसकी संस्तुति उन्हें मिलनी चाहिए। कोई पीठ थपथपाए उनकी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कोई इनकी कोई तारीफ हुई है इस काम को लेकर? योगी जी ने बिल्कुल हिंदुओं को एकजुट करने वाला एक अभूतपूर्व कदम उठा दिया। अब इससे जाति कमजोर हो जाएगी भारत में। किसने कहा है ये? ये योगी जी ने अकेले ही ये काम किया है। मेरा मानना है कि इस काम का समर्थन अभी तक तो न तो भाजपा की तरफ से आया है अधिकृत रूप से, और न ही ये समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आया है। और योगी जी को मुझे लगता है इस मामले में अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रम फैलेगा। संजय निषाद ने तो इस आदेश के आते ही इसके विरोध में बोलना शुरू कर दिया था। अभी ओम प्रकाश राजभर भी इसके विरोध में बोलेंगे। असंभव बात है भाई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वो पीला गमछा डाले हुए राजभरों की पार्टी चलाते हैं। सही बात है। अब कैसे रैली करेंगे, उसमें राजभर नाम हट जाएगा उस रैली में से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संजय निषाद निषादों की पार्टी चलाते हैं। ठीक, आई एग्री। हाँ, तो ठीक है, देखना होगा कि जाति के प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे, उन पर क्या जाति सूचक नाम नहीं लिखेगी सरकार? लोगों को आरक्षण कैसे मिलेगा, उसके लाभ कैसे मिलेगा? डर गई सरकार। योगी जी के बारे में अब क्या उनके बारे में टिप्पणी करें? कितनी टिप्पणियां मैं कर चुका हूं उनके बारे में, इसलिए अब उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ईसा मसीह का एक बहुत विख्यात व्यक्ति है, हे ईश्वर इसे क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। शुक्रिया लागू कर रहा है। शुक्रिया अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।